आलोक अग्रवाल जुड़े हैं क्या हमारे साथ? चलिए आलोक अग्रवाल से बात करेंगे। एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के क्वांट हेड और फंड मैनेजर हैं। आलोक, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इसी पर बात कर लेते हैं, आईटी पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने लोअर लेवल से एक ठीक ठाक रिकवरी देखी है आईटी स्टॉक्स में, लेकिन क्या ये जो एआई का रिस्क है अभी भी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस वाला रिस्क है? और आपका क्या व्यू होगा एज अ फंड मैनेजर? आप आईटी में पोजीशंस ऐड कर रहे हैं या लाइटन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अनुज। यस, आईटी सेक्टर में हमने बाउंस बैक देखा था पिछले 1-1.5 महीने में, क्योंकि काफी गिर भी चुके थे। लेकिन इस सेक्टर पे व्यू हमारा पहले भी नेगेटिव था और अभी भी नेगेटिव है। प्राइमरीली जैसा आपने कहा, एआई की वजह से इनको डिस्ट्रप्शन जरूर है। जब एआई नहीं थी तो भी इनके सेक्टर ग्रोथ बहुत हाई नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक कंसिस्टेंटली आ जाते थे। लेकिन एआई के आने के बाद रेवेन्यू में भी इनको कंपटीशन है, मार्जिन्स में भी कंपटीशन है। तो ऐसे में इनके ग्रोथ नंबर्स की विजिबिलिटी काफ़ी पुअर हो गई है। हालाँकि स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं, वैल्यूएशंस करेक्ट हुए हैं, बट जब तक ग्रोथ विजिबिलिटी वापस नहीं आएगी, तब तक हमारा व्यू बहुत कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। अपने पोर्टफोलियो में हमारा व्यू काफ़ी अंडरवेट, काफ़ी पोज़ीशन भी काफ़ी अंडरवेट है और राइट नाउ ऐड तो नहीं कर रहे। ओके, चलिए बात हो गई आईटी की। अब बैंक्स पर क्या व्यू है आपका? क्योंकि सबसे ज़्यादा पेन बैंकों में आई इस वॉर की वजह से। अब अगर सीज फायर हुआ, कल हमने बड़ी रैली देखी बैंक निफ्टी में, यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? बैंक्स क्योंकि एक लेवरेज्ड प्ले होते हैं, बिकॉज एक उनके जो ओवरऑल बुक वैल्यू होती है उससे ज्यादा का बिजनेस करते हैं। और साथ ही साथ जब भी डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होता है, बैंक्स को थोड़ी तकलीफ होती है, तो उस वजह से करेक्शन ज्यादा दिखे। लेकिन जो मेट्रिक हम ट्रैक कर रहे थे बैंक्स में, स्पेशली क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ, वो दोनों नंबर अब 12% के ऊपर सेटल करने लगे हैं। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है बैंक्स के लिए। तो ऐसे समय में जब क्रेडिट ग्रोथ एंड डिपॉजिट ग्रोथ दोनों इंप्रूव कर रहे हो और बैंक्स में सेलिंग आ चुकी हो, तो रिस्क रिवॉर्ड इंप्रूव हो रहा है बैंक्स में। बट विद इन बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स के बजाय पीएसयू बैंक्स पे हमारा व्यू ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि वहां रिस्क रिवॉर्ड काफी बेटर है। और जो स्मॉलर प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें भी व्यू काफी पॉजिटिव है। ओके, आईटी हो गया, बैंक हो गया। आलोक जी, आते हैं अभी दूसरी बास्केट्स पे जो शायद इस वॉर के दौरान सबसे प्रभावित रही, जिसमें एलएनटी सबसे ऊपर था, सबसे अगर आप देखें शीर्ष पे था। ये लाजमी भी है क्योंकि एक सब्सटेंशियल ऑर्डर बुक का चंक ये इनका मिडिल ईस्ट से आता है। पर आपका कैपिटल गुड्स पे व्यू क्या है इस वक्त, और कैपिटल गुड्स में आपका पिकिंग ऑर्डर क्या है, और कितना परसेंट आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो को यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल गुड्स को? क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा मैं अगर एलएनटी से नीचे ड्रिफ्ट हूँ तो कैपिटल गुड्स पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एमएनसीज की, वहां पर आपका टेक क्या है? कैपिटल गुड स्पेस में जो पावर के वैल्यू चेन में आते हैं, स्पेशली एचवीडीसी लाइंस में, ट्रांसमिशन में, उस सेगमेंट में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल कैपिटल गुड स्पेस जो कि अगर बेनिफिशियरी ऑफ गवर्नमेंट केपेक्स हो, वहां क्योंकि गवर्नमेंट केपेक्स बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रही और वो प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि इस साल क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से गवर्नमेंट फाइनेंसेस भी इंपैक्टेड होते हैं। तो बाकी सेगमेंट्स पे व्यू बहुत ही लिमिटेड पॉजिटिव है। लेकिन विद इन कैपिटल गुड्स जो पावर वैल्यू चेन, जैसे एचवीडीसी लाइन एंड ट्रांसमिशन मैंने कहा, उन सेगमेंट्स पे व्यू पॉजिटिव है। और अपने जो पर्टिकुलर कंपनी के लिए कहा, डेफिनेटली अगर उसकी एक्सपोजर मिडिल ईस्ट में ज्यादा रहेगी तो वो उस न्यूज के साथ काफी वॉलेटाइल रहेंगे। और उन सेगमेंट्स में हमारा एक्सपोजर काफी लिमिटेड है, बट पावर सेगमेंट में व्यू काफी पॉजिटिव। ओके, अच्छा आलोक जी, इस बार कह रहे हैं कि थोड़ा सा जो शुरुआती कमेंट्स हैं उसमें कुछ निजी एजेंसियों के कि मॉनसून शायद उतना प्रभावशाली या फिर इतना अच्छा ना रहे, या फिर लॉन्ग टर्म एवरेज से थोड़ा सा डेविएट करे नेगेटिव साइड पे। प्लस आपकी जो ये अनसीजनल रेंज हैं उसने थोड़ा सा जो शुरुआती मार्च अप्रैल की बुआई थी उस पर इम्पैक्ट डाला है। कई जगह पर सर्वेज हो रहे हैं क्रॉप लॉसेस के। एफएमसीजी पे आपका टेक क्या है? ऐसे में क्या एक रीजनेबल मतलब पुल बैक की, रिवर्सल की गुंजाइश एफएमसीजी में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पिछले 3 साल से तो पैसा बना नहीं इस बास्केट में। यहाँ पर व्यू क्या रखेंगे इस बार आप? एफएमसीजी सेक्टर ने भले 3 साल उतने अच्छे नहीं किए, लेकिन उसके पहले के 8-10 साल उन्होंने बहुत अच्छा किया। और क्योंकि उनकी ग्रोथ रेट्स भले बहुत हाई ना हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट से काफी हाई थे। तो एज ऑफ नाउ अगर देखते हैं तो एफएमसीजी सेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉब्लम है जो कि आईटी सेक्टर में है, कि ग्रोथ विजिबिलिटी बहुत कम है, वैल्यूएशन काफी हाई है। ऐसे सेगमेंट में ये जरूर हो सकता है कि गिर के थोड़ी रिकवरी आ जाए,
लेकिन कोई स्ट्रक्चरल मूव, कोई बड़ा मूव वो नज़र नहीं आता इस सेक्टर में। और अगर बाय चांस जैसा आपने कहा कि अगर बारिश उतनी अच्छी ना रहे, उसकी वजह से क्रॉप्स इम्पैक्टेड रहें, तो उनको और नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। उसको ध्यान में नहीं रखते हुए भी अगर ग्रोथ नंबर्स देखें तो एफएमसीजी सेगमेंट में ग्रोथ नंबर्स अट्रैक्टिव नहीं हैं। काफ़ी अदर सेगमेंट्स हैं जहाँ ग्रोथ नंबर्स थोड़े बेटर हो रहे हैं, तो उन सेगमेंट्स में व्यू पॉजिटिव रहेगा। एफएमसीजी हम अवॉइड कर रहे हैं। ओके, एफएमसीजी अवॉइड कर रहे हैं यहाँ पर, ये बात हो गई। अच्छा, एक सवाल मेरा अब रहेगा ऑटो और ऑटो एंसिलरी पर, क्योंकि एक बड़ी रैली हुई थी यहाँ पर। उसके बाद ये युद्ध हुआ और कहीं ना कहीं क्रूड की कीमतें बढ़ना और इन सब का एक प्रेशर, काफ़ी बड़ी गिरावट आई इनमें। आपने इस गिरावट में ऐड किया क्या ऑटो स्टॉक्स में? और विद इन ऑटोज कोई प्रेफर्ड सब सेगमेंट हो जो? ऑटो सेक्टर इनके दो बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है। एक तो वॉर के वजह से अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं, जो कि भले रिटेल प्राइसेस अभी नहीं बढ़े, बट जैसे जैसे रिटेल प्राइसेस बढ़ेंगे उनको उनकी डिमांड पे स्लाइट नेगेटिव इम्पैक्ट तो आता है। साथ ही साथ मेटल प्राइसेस बढ़ने से क्या वो पास ऑन कर पा रहे हैं? अगर हम उनके न्यू लॉन्चेस देखें तो न्यू लॉन्चेस के प्राइसेस कोई बहुत हायर नहीं है प्रीवियस लॉन्चेस से, काफी अग्रेसिव प्राइसिंग रह रही है, जो ये दर्शाता है कि जो मेटल प्राइसेस, जो इनके इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर एज अ होल पे व्यू बड़ा पॉजिटिव बनाना मुश्किल है। लेकिन उस सेगमेंट के अंदर में कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि एसयूवी सेगमेंट में उनके लॉन्चेस काफी अच्छे हो, बोले वो डीजल में हो चाहे वो ईवीज में हो और ट्रैक्टर्स में हो, तो वो सेगमेंट में जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं उन सेगमेंट काइंड ऑफ कंपनीज में व्यू पॉजिटिव है। सिमिलरली कुछ बसेस और एसयूवी रिलेटेड कंपनीज हैं जो काफी अच्छे से मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स कुछ एक जगह बेटर कर रहे हैं सेक्टर से, लेकिन ओवरऑल सेक्टर में हेडविंड ज्यादा है टेलविंड के बजाय। ओके, ओवर हेडविंड ज़्यादा टेलविंड की बजाय। अच्छा, एक जो ये ब्रेंट क्रूड ऊपर आया, इसका आपने कुछ एनालिसिस किया है क्या कि मैक्रो पर कितना इम्पैक्ट है, अर्निंग्स हिट कितना होगा अगर हम अज्यूम करें कि ये कुछ समय तक रहेंगे एलिवेटेड प्राइसेस? तो देखिए, अगर मैं बजट के नंबर्स को भी देखूं, FY27 लगभग नंबर्स करीब $65 के आसपास में नंबर्स को एस्टिमेट किया गया था, और इंडिया रफली 5 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करती है। भले ही ब्रेंट क्रूड का रेट इस पीरियड में एवरेज के आसपास अगर 100 भी मानते हैं, तो $35-40 करके अगर हमारा पर डे की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल बजट पे फ्यू बिलियन डॉलर्स का जरूर आता है। तो बजट हमारा एज इट इज डेफिसिट में होता है, और साथ ही साथ अगर ये खर्चा बढ़ जाए तो इसका ऑफसेटिंग इम्पैक्ट या तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ा के किया जाता है, और अगर फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाना हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसका इम्पैक्ट कुछ हद तक कैपेक्स में आ सकता है। तो यही देखना है कि एक तो ये हायर ब्रेंट क्रूड कब तक रहे। हमने देखा जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुई 15% जितना करीब करीब गिर गया ब्रेंट क्रूड। तो अगर ये वॉर रुक जाती है तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट सिर्फ 2-3 महीने रहे, जिससे ओवरऑल फिस्कल इम्पैक्ट लिमिटेड रहेगा। लेकिन ये बात तय है कि जैसे ही ब्रेंट क्रूड हायर बढ़ते हैं, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट से लेके फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ सारे इम्पैक्टेड है। अच्छा आलोक जी, आप लोग का डिप्लॉयमेंट डिफेंस में कितना है? और इस इनफैक्ट बीते एक साल में अप्रैल से उस अप्रिय घटना के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और फाइनली अगर आप देखें ये इस वॉर के दौरान आप लोगों ने अपना डिप्लॉयमेंट डिफेंस पे कितना बढ़ाया है? ये डिफेंस पे वीरेंद्र जी हमारा व्यू 10 साल के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। मैं अगर कुछ लिमिटेड लाइंस में कहूँ तो ग्लोबली डिफेंस पे सारी कंट्रीज मिलके लगभग अपने जीडीपी का 2.5% खर्च करती हैं। क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, इसलिए ये खर्चा 2.5% से बढ़ेगा। साथ ही साथ जब यूएस ने अपना हाथ नेटो कंट्रीज के प्रोटेक्शन से खींचा है, तो उन कंट्रीज को भी अपने अपने खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। हम ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं। तो ये जो 2.5% ऑफ जीडीपी खर्च हो रहे हैं, हमारा अनुमान है आने वाले सालों में ये नंबर करीब करीब 5% ऑफ जीडीपी तक चला जाएगा। हालांकि जब अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो कोल्ड वॉर के समय एवरेज में 6% ऑफ जीडीपी खर्च होती थे। तो अगले 5 से 10 साल में हमारा मानना है दैट ये जो ग्लोबली इंडिया में भी ये 2.5% ऑफ जीडीपी से बढ़ के 5-6% ऑफ जीडीपी हो सकते हैं। इसलिए जिस सेक्टर का व्यू पूरे 10 साल के लिए बहुत पॉजिटिव है। यस, इस बीच में उतार चढ़ाव जरूर आएंगे,
इसलिए हमारा व्यू और स्टांस दोनों पे बहुत पॉजिटिव है एंड ओवरवेट पोजीशंस है। बट यस, ये टैक्टिकल चेंज ज़रूर करते हैं कि जब ज़्यादा बढ़ जाए तो कम भी ज़रूर कर देते हैं और गिरावट में ज़रूर खरीद लेते हैं। तो एवरी डिप इस सेक्टर में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ओके, एवरी डिप इस स्पेस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा अपनी तरफ से यहाँ पर आपसे मैं, और वो है मेटल्स पे। मेटल्स में अभी भी स्ट्रेंथ कायम है, आई मीन अच्छी स्ट्रेंथ। कल भी लीड किया था इसने, अगर आप देखें परसों भी लीड किया था इस रिवर्सल को। मेटल्स पे आपका टेक क्या है? मेटल्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी पॉजिटिव है और नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स 2-3 साल के लिए तो टॉप सेक्टरल बेट भी है। तो सर मेटल्स में जो खास बात देखने की होती है, 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। पहली कि वो मेटल डेफिसिट में है या नहीं है। अगर डेफिसिट में है तो उस मेटल के लिए पॉजिटिव है। डेफिसिट आती है 2 चीज़ों से, डिमांड और सप्लाई। अगर डिमांड उसकी इनइलास्टिक है, कहने का मतलब अगर थोड़े दाम बढ़ने पर उसकी डिमांड कम नहीं होती है, तो वो डिमांड इनइलास्टिक कहलाती है। और सिमिलरली अगर सप्लाई उसमें ज़्यादा बढ़ ना सके, तो ये तीनों चीज़ें अगर हम देखें तो नॉन फेरस मेटल्स में काफ़ी हद तक फिट होती है। स्पेशली कमोडिटीज़ जो हमारे सोलर पैनल्स में जा रहे हों, ईवीज़ में जा रहे हों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सेमीकंडक्टर, चिप्स सब जगह जा रहे हों। तो कमोडिटीज़ लाइक सिल्वर हो, कॉपर है, कुछ हद तक अभी एल्यूमीनियम में भी काफ़ी हद तक डेफ़िसिट आ गई है और सप्लाई बढ़ाना मुश्किल है। तो उन सेगमेंट्स में व्यू काफ़ी पॉजिटिव है एंड नॉन फेरस साइड में स्लोली एंड स्टेडीली हम देख रहे हैं कि उसमें भी डेफिसिट की पोजीशन आ रही है, लेकिन नॉन फेरस साइड में व्यू ज़्यादा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मेटल सेक्टर एक टॉप सेक्टरल बेट है हमारे लिए ऑन द ओवरवेट साइड और नेक्स्ट 2-3 साल के लिए उसका व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। ऑलराइट आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर अपना व्यू सामने रखने के लिए।